everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa एंड लास्ट लेक्चर में हमने किया था अबाउट सेल, है ना। सेल के इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। देन हम नेक्स्ट उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आज पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे वही डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज। कि कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, किसने सबसे पहले सेल डिस्कवरी के बारे में बात की, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से बात की जाए डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे कि कोशिका की खोज का श्रेय या कोशिका पादप विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है ना। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी यानी डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले किसने की, तो नाम आ जाएगा रॉबर्ट हुक, है ना। क्या नाम आ जाएगा, रॉबर्ट हुक। एंड कब की, तो इन 1665। ये डेट कई बार पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की, है ना। लेकिन इन्होंने कैसे सेल की डिस्कवरी करी, डेड सेल, यानी इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो इन्होंने करी मृत कोशिका। मृत कोशिका की डिस्कवरी की। एंड कहाँ पर की, तो बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो पेड़ की छाल होती है, या फिर कॉर्क भी लिख सकते हो, कॉर्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की क्या होती है, छाल। अभी देखो इस कॉर्क का मतलब क्या होता है। कॉर्क जैसे आपका शैम्पियन की बोतल वगैरह होती है ना, तो उनके ऊपर जो ढक्कन होता है वो लकड़ी का टुकड़ा, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉर्क। वहाँ से याद रह जाएगा कि एक्चुअली में कॉर्क होता क्या। अभी देखो उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप वगैरह तो होते नहीं थे, तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन वो कैसा सेल था, डेड सेल था, मृत कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करें भाई, ये तो हो गई सेल की डिस्कवरी डेड सेल की। लेकिन सेकेंड नंबर पर जो हम पढ़ते हैं, तो किसी न किसी पर्सन ने फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी भी की होगी, है ना। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी यानी कि जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है लिविंग सेल की डिस्कवरी का, वो किसको जाता है भाई, यहीं से देखो 1665 है, इसके 9 ईयर के बाद, ऐसे याद कर लेना, 9 ईयर के बाद मतलब 1674 में। ठीक है, 1674 में किन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, तो एंटोन वॉन लियोवेनहुक। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है भाई, ए से भी याद कर सकते हो, ए लियोवेनहुक। ठीक है, ए लियोवेनहुक, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, आपका लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की डिस्कवरी करी। एंड किस लिविंग सेल की, किस आपका लिविंग सेल या किस जीवित कोशिका की इन्होंने डिस्कवरी करी, तो यहाँ से नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, किसकी डिस्कवरी, बैक्टीरिया, हिंदी में लिखें तो जीवाणु, है ना। तो यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो एंटोन लियोवेनहुक है, मतलब उन्होंने किसकी एक और डिस्कवरी करी, बैक्टीरिया। या फिर रिवर्स कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो क्या आ जाएगा, ए लियोवेनहुक, है ना। इसके साथ ही ना यहाँ से 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे। जैसे अगर बात की है बैक्टीरिया की, एंटोन वॉन लियोवेनहुक, इसी तरीके से इन्होंने 2-3 और खोज के बारे में बताया। जैसे जिन्होंने स्पर्म की खोज के बारे में बताया, आरबीसी वगैरह की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, स्पर्म शुक्राणु, और यहाँ से ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, कल लिखा था ना हमने, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या फिर लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ये किसको जाता है भाई, एंटोन वॉन लियोवेनहुक। उसके बाद अच्छा यहीं से ना 1-2 क्वेश्चन और आते हैं डायरेक्ट। ये जो एंटोन लियोवेनहुक है, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक थी, उस बुक का नाम आप याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इसको नोट डाउन कर लेंगे भाई। ये जो आपका एंटोन वॉन लियोवेनहुक थे, इनकी फेमस बुक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या नाम हो जाएगा, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो रॉबर्ट हुक की, तो इनकी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी, और इनकी बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, माइक्रोग्राफिया। चलिए
यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा यहाँ पर, ये जो एंटोन वॉन लियोवेनहुक है, इन्होंने स्पर्म की, आरबीसी और एक और ऐड कर लेना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसको हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही बोलेंगे, है ना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये होते क्या हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी के आते हैं, आपका एनिमल किंगडम। ठीक है भाई, किस कैटेगरी में आती हैं ये, एनिमल किंगडम। बाकी जब हम वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ सारे जगत के बारे में अच्छे से, इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, कि कौन प्राणी जो है वो किस जगत के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ से फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा। अब आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल की डिस्कवरी का श्रेय अगर यहाँ से बात की जाए भाई, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, लेकिन आपका डेड सेल की डिस्कवरी की थी इन्होंने बार्क ऑफ ट्री पर की थी। ठीक है, उसके बाद बुक का नाम याद रखेंगे माइक्रोग्राफिया। 4 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं ना। उसके बाद फिफ्थ आप ये याद रखेंगे, लिविंग सेल की डिस्कवरी 1674 में एंटोन वॉन लियोवेनहुक ने। 6 पॉइंट ये याद रखिएगा। उसके बाद किस लिविंग सेल की थी, बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। एंड एक लास्ट, इनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा भाई, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत। ठीक है ना, कि सेल थ्योरी की बात किसने की, इसमें कुछ एक पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखवा देते हैं, इससे पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ से पढ़ते हैं सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी या इसी को ही कहा जाता है सेल प्रिंसिपल, सेल प्रिंसिपल, या फिर इसी को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी के बारे में बात किसने की, है ना। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी के बारे में बात करने वाले थे, उनका नाम याद रखिएगा भाई, R.H. ड्यूट्रोचेट। ठीक है, R.H. ड्यूट्रोचेट। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, है ना। सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने सिर्फ बात की, लेकिन एज सच स्पेसिफिक ये कुछ बता नहीं पाए। मतलब यहाँ से ये कीजिएगा कि शुरुआत यहाँ से हुई, कहाँ से, R.H. ड्यूट्रोचेट। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था, इसके बारे में किसने बताया। तो यहाँ से आपको 2 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, वही स्लाइडन एंड श्वैन। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे, स्लाइडन एंड श्वैन। डेट याद रख लीजिएगा 1835 to 36। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए भाई, स्लाइडन एंड श्वैन। अगर बात की जाए, ये जो स्लाइडन थे ये कौन थे, आपके जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन से थे। एंड कौन थे, बोटनिस्ट। बोटनिस्ट आपको पता ही है, पादप जगत के बारे में जो डील करते हैं ना। और ये श्वैन, ये कौन थे, आपका ब्रिटिशर थे, एंड ब्रिटिशर जूलॉजिस्ट। ठीक है, एक बार एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो स्लाइडन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा भाई, ये जर्मनी से थे एंड बोटनिस्ट थे। ये श्वैन ब्रिटिशर थे, एंड कौन थे, आपका जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजिस्ट पढ़ा था ना आपका, जो जंतु जगत के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी देखो, इन्होंने ये जो बोटनिस्ट थे स्लाइडन, तो इन्होंने तो किसके बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में, कि जो सेल हैं, प्लांट्स हैं, उनमें सेल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सेल वॉल किस तरीके से होती हैं। और इन्होंने बात की एनिमल्स के बारे में, एनिमल के सेल के बारे में, है ना। इन्होंने बात की एनिमल सेल के, इन्होंने बात की किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। वैसे तो इन दोनों ने कहा कि जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, काफ़ी हद तक जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो अंदर से लगभग कैसा रहता है, आपका सेम रहता है ना। कैसा रहता है, सेम रहता है। लेकिन जो इनकी शेप होती है, एक तो वो अलग होती है। अगर बात की जाए एनिमल सेल की, तो ये आपका गोल शेप में होते हैं, एंड ये आपका कैसे होते हैं, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस निकल कर आया मेजर, वो क्या निकल कर आया कि ये जो
एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, जो एनिमल सेल हैं इनके अंदर सेल वॉल मतलब कि कोशिका भित्ति, इनके अंदर आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बट जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है ये हम सारा डिटेल में करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, सेल वॉल बस ऐसे याद रख लो कि जो भी प्लांट होता है उसकी जो आउटर कवरिंग है ना, जो भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी वो आपके क्या होती हैं, सेल वॉल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो जब इन्हीं दोनों की थ्योरी को सम अप किया गया तो वहीं से आपकी क्या निकल कर आई भाई, सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं, आपका सेल से यानी कोशिका से मिलके बने हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं भाई कि सेल किस तरीके से स्ट्रक्चरल मतलब कि संरचनात्मक इकाई है, किया था ना वो स्पर्म ओवम देन फर्टिलाइजेशन एंड देन जाइगोट। तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपका कार्यात्मक इकाई जैसे आपने कल किया था कि लंग्स हैं उनमें फंक्शनल यूनिट एल्विलाई हो जाएगा, तो वो सारे पॉइंट्स है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात कीजिएगा कि जितनी भी सेल्स हैं वो सभी के सभी किससे मिलके बनी है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से मिलके बनी है। या फिर आप इसको ना यूं भी लिख सकते हो कि जो भी आपका डॉटर सेल होती है, कौन सी भाई, डॉटर सेल है, वो किससे मिलके बनी है, मदर सेल से, ठीक है। जैसे ऐसे याद कर लीजिएगा कि हमारे पेरेंट्स से, हाँ है ना, इस तरीके से कि जितनी भी न्यू सेल्स होंगी वो किससे मिलके बनेंगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इतना क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो नाम याद रख लीजिएगा भाई, वायरस, ठीक है, ये अपनी मर्जी का है। जो वायरस मतलब कि विषाणु, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा है कि ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, वायरस, ठीक है। अगर मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो वायरस देखिए, वायरस आपका क्या होता है भाई, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। ये वायरस आपका क्या होता है, एक बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है भाई, यानी कि आपका जीवित और अजीवित इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर होता है वो आपका क्या होता है, वायरस। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि जब भी जो वायरस है वो एयर के कांटेक्ट में है ना, या फिर बॉडी से बाहर है, एयर के कांटेक्ट में है, तब तक तो वो कैसा है भाई, नॉन लिविंग है ना। लेकिन जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो वो वायरस क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो एंटर कर गया वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा और अपने आरएनएस को क्या करने लग जाएगा, मल्टीप्लाई। बाकी इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फॉलो नहीं करता सेल थ्योरी को, तो क्या आ जाएगा आपका, वायरस, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक दो पॉइंट और यहाँ से बचते हैं। वही देखिए, अगर बात की जाए सेल थ्योरी यहाँ तक हो चुका था है ना, लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं 1855 में। देखिए भाई 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम याद रखिएगा, रुडोल्फ विर्चाओ, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, रुडोल्फ विर्चाओ, ठीक है, रुडोल्फ विर्चाओ। इन्होंने क्या किया, जो सेल थ्योरी थी उसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी में कुछ और चीज़ें ऐड की, उसमें कुछ और बातें बताई, तो नाम याद रखिएगा रुडोल्फ विर्चाउ। अब जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आते हैं, रुडोल्फ विर्चाउ ने एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट कही थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। इन्होंने कहा था ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है, देखिए ओमनीज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब कि आपका ओमनीज यहाँ से प्री एग्जिस्टिंग, सेल्यूला मतलब कि सेल, ई का मतलब टू या फिर से, एंड सेल्यूला मतलब कि सेल। अब समझ गए होंगे कि जो भी आपकी न्यू सेल बनेगी, यहाँ पे न्यू कर लेना है ना, कि जो भी आपकी न्यू सेल बनेगी यानी डॉटर सेल बनेगी वो आपका किससे मिलके बनेगी, आपका प्री एग्जिस्टिंग यानी पुरानी कोशिका से मिलकर बनेगी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भाई रुडोल्फ विर्चाउ ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी अबाउट सेल, तो क्या आ जाएगा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ से, रुडोल्फ विर्चाउ जो थे इन्होंने सेल डिवीज़न के बारे में बताया, ठीक है, किसके बारे में, सेल डिवीज़न मतलब कि कोशिका विभाजन, ठीक है। ये अब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, जब ये पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिएगा, मान लो जैसे आपको कहीं चोट लग जाए या कहीं से कुछ बर्न हो जाए, है ना, जैसे ये स्किन है, यहाँ से ये बर्न हो जाए तो जो न्यू स्किन आएगी वो ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा फेयर आ जाएगी या बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, है ना। तो ये जो स्किन का कलर है बिल्कुल सेम टू सेम आपका वही आएगा, तो वही आपका क्या होता है, सेल डिवीज़न, ठीक है। यानी कि शरीर में कोई भी टूट फूट हो जाए या किसी भी चीज़ में तो वही सेल जो होते हैं डिवाइड हो के क्या करते रहते हैं, सेल डिवीज़न यानी उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से बात की जाए भाई रुडोल्फ विर्चाउ के बारे में, अच्छा जैसे यहाँ पर सेल डिवीज़न की बात करिए, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जो बेबी होता है ना, मदर की वोम्ब में जो बेबी होता है, मदर की वोम्ब में बेबी है, देखिए अगर मदर को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या उनका कुछ डैमेज हो जाए या किसी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो ये जो बेबी होता है ये अपने सेल भेजकर मदर को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, ठीक है। देखिए कितना प्योर रिलेशन है ना, तो ये चीज़ें यहाँ से आ जाती है। इसके बाद इतना यहाँ से याद रखिएगा, किसके बारे में पढ़ा भाई, सेल थ्योरी के। कई बार आपको 3 पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट फॉलोइंग अबाउट सेल थ्योरी, तो आपको उस पर टिक करना है किस में से कौन सा सिद्धांत जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है भाई। ये हो जाता है आपका सेल थ्योरी। इससे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल में 2 नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक एंड लियो वैन हुक, एंड यहाँ से सेल थ्योरी में ये 2-3 पॉइंट्स, इसके बाद स्लाइडन एंड श्वेन के बारे में है ना, एंड इसके बाद रुडोल्फ विर्चाउ। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।